गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी, केमिस्ट्री ऑफ 3D एलिमेंट्स, उसका ही लास्ट टॉपिक है। उसके साथ में इसका जो यूनिट फर्स्ट का पार्ट ए था वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे 4D और 5D। डी ब्लॉक की दो श्रेणी हो रहेगी ना, 4D और 5D, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिस्ट्री है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये रहेगा संक्रमण तत्वों या संक्रमण धातुओं के बाइनरी कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स, ये हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स है वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स था ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाली यूनिट थी, उसके अंदर जो संकुल यौगिक बने हुए थे लिगेंड के साथ में, उनमें संक्रमण धातुएं थी, वो ही केंद्रीय धातु परमाणु है वो क्या थी, संक्रमण धातुएं। तो संकुल तो हम उसके पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ये देखना है कि बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स हिंदी में बोलते हैं इनको द्विअंगी यौगिक, हिंदी में बोला जाएगा द्विअंगी यौगिक। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है तो वो देखें। इनकी डेफिनेशन में लिखा जाता है कि संक्रमण धातुएं जब किसी अधातु परमाणु के साथ में, संक्रमण धातुएं, ये तत्व तो क्या है, धातुएं, या फिर ये याद रख लो, जब कोई भी धातु किसी अधातु के साथ में मिलकर जो यौगिक बनाती है उन्हें बाइनरी कंपाउंड्स या द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो द्विअंगी यौगिक की सीधी सी परिभाषा है कि जब कोई धातु है किसी अधातु के साथ मिलकर के जो यौगिक बनाती है उन्हें द्विअंगी यौगिक या बाइनरी कंपाउंड्स बोलेंगे। अब यहाँ पे संक्रमण धातुएं, तो इसके अकॉर्डिंग हम बाइनरी कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जब संक्रमण धातु किसी अधातु तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, इनके साथ, फ्लोरीन की जगह हम हैलोजन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैलोजन क्या है, अधातुएं। तो जब संक्रमण धातु किसी अधातु तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, कार्बन, इनसे मिलकर जो यौगिक बनाती है वे यौगिक उस संक्रमण धातु के या संक्रमण तत्वों के द्विअंगी यौगिक या बाइनरी कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब इसमें बाइनरी कंपाउंड्स जो द्विअंगी यौगिक बनते हैं ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। संक्रमण धातुओं के जो द्विअंगी यौगिक बनते हैं वो स्थायी होते हैं। अब इनको स्थायी किस बेस पे बोल रहे हैं कि द्विअंगी यौगिक स्थायी हैं, कैसे हैं स्थायी। तब अब स्थायी द्विअंगी यौगिक या स्थायी यौगिक के क्या क्या लक्षण होते हैं वो देखें कि वे, फर्स्ट रहेगा कि ये रूम टेम्परेचर पर विघटित नहीं होते हैं, यानी टूटते नहीं है, इनका अपघटन नहीं होता कमरे के ताप पर। वैसे गर्म करने पे टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर इनका अपघटन नहीं होता है। वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ में इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तब ये स्थायी मानेंगे। थर्ड में मानेंगे कि H2O के साथ रिएक्शन करवाने पर इनका जल अपघटन नहीं होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या है, स्थायी है। और इनमें इनका अपघटन या फिर इनमें असमानुपातन की क्रिया नहीं पाई जाती है, इसका मतलब ये क्या है, स्थायी है। तो संक्रमण धातुओं से मिलकर बनने वाले जो द्विअंगी यौगिक होते हैं वो पर्याप्त स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं पर्याप्त स्थायी, तो इसमें 4 पॉइंट लिख देना कि ये कमरे के ताप पर विघटित नहीं होते हैं, वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, H2O के द्वारा जल अपघटित नहीं होते हैं, और ये खुद अपघटित नहीं होंगे, और असमानुपातन की क्रिया इनमें नहीं पाई जाती है। असमानुपातन के द्वारा कोई भी कंपाउंड्स है वो अपने से कम ऑक्सीडेशन वाले और अपने से अधिक ऑक्सीडेशन वाले दो कंपाउंड्स में वियोजित हो जाता है, उस क्रिया को असमानुपातन कहते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हो रही है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, संक्रमण धातुओं के जो द्विअंगी यौगिक बनते हैं उसमें ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, इसलिए कहते हैं कि ये द्विअंगी यौगिक पर्याप्त स्थायी होते हैं। ये हो गया होगा। अब बाइनरी कंपाउंड्स हैं उसके नाम होते हैं अलग अलग। इसमें आता है कि जब कोई भी संक्रमण धातु है
वो जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगी तो बनेगा कंपाउंड्स MO2। ये बाइनरी कंपाउंड्स, ये यही द्विअंगी यौगिक है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साइड्स हो जाएगा, ऑक्साइड है ये। तो इसमें एक नंबर पे नीचे लिखा जाएगा, नोट लगा के लिखो कि संक्रमण धातुओं या तत्वों के ऑक्सीजन धातु के साथ मिलकर बनने वाले द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं। अभी जरूरी नहीं फॉर्मूला MO2 ही रहे, MO, MO2, M2O3, M3O4 कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गई संक्रमण धातु, जो कंपाउंड्स बनेंगे वो हमेशा ऑक्साइड ही कहलाएंगे, चाहे वो मोनोऑक्साइड हो, डाइऑक्साइड हो, ट्राइऑक्साइड हो। उसके बाद में सेकंड लिखी जाएगी कि जब संक्रमण धातु कार्बन के साथ में जुड़ करके जो द्विअंगिक यौगिक बनाएगी उन्हें कार्बाइड कहा जाता है। संक्रमण धातु जब कार्बन धातु के साथ में जुड़ करके जो द्विअंगी यौगिक बनाती है उन्हें कार्बाइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये द्विअंगी यौगिक क्या कहलाएंगे, इसमें कार्बाइड कहलाएंगे। उसके बाद देखें, उसके बाद में थर्ड आ जाएगा इसके अंदर कि जब संक्रमण धातुएं नाइट्रोजन धातु के साथ में जुड़ करके जो द्विअंगी यौगिक बनाती है, फॉर्मूला ये मतलब ना कि हमेशा MC रहेगा, हमेशा MN ही रहेगा, फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे संक्रमण धातु नाइट्रोजन के साथ में जुड़ करके द्विअंगी यौगिक बनाएगी उनको हम नाइट्राइड बोलेंगे, नाइट्राइड्स। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर पे आएगा कि जब संक्रमण धातु हैलोजन के साथ में क्रिया करके जिन द्विअंगी यौगिकों का निर्माण करती है उनको हैलाइड्स कहा जाएगा। संक्रमण धातु हैलोजन के साथ क्रिया करके जिन द्विअंगी यौगिकों का निर्माण करती है उन्हें हैलाइड्स कहा जाता है। अब हैलाइड्स में भी 4 प्रकार हो गए। यदि संक्रमण धातु फ्लोरीन के साथ में क्रिया करती है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा। संक्रमण धातु क्लोरीन के साथ में जुड़ के क्रिया करती है तो नाम हो जाएगा क्लोराइड। ब्रोमीन के साथ में जुड़ेगी तो नाम हो जाएगा ब्रोमाइड, और आयोडीन के साथ में जुड़ेगी तो नाम हो जाएगा आयोडाइड। मुख्य रूप से संक्रमण धातु इन्हीं के साथ जुड़ती है। ठीक है, तो इनके नाम ऑक्साइड, कार्बाइड, नाइट्राइड, हैलाइड्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बाइनरी कंपाउंड्स हैं, उसके क्या रहेंगे, नाम रहेंगे। आगे बात ये थे इसके द्विअंगी यौगिक। अब इनकी एक लिस्ट है द्विअंगी यौगिकों को कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा संक्रमण धातु है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है और उनके फॉर्मूला है वो क्या क्या रहेंगे। उसके बाद में देखो अपने को क्या पढ़ना है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की इसके अंदर बात आती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या लिखा जाएगा। अब आते हैं इनकी कि संक्रमण धातुओं के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं उनकी बात आती है। तो इसमें आता है कि एक क्वेश्चन पूछ जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन ये रहेगा कि अन्य धातुओं की तुलना में जो S ब्लॉक की धातुएं, P ब्लॉक की धातुएं, क्वेश्चन आएगा कि S ब्लॉक व P ब्लॉक की धातुओं की तुलना में D ब्लॉक की धातुओं के द्वारा अधिक संख्या में और अधिक स्थायी संकुल यौगिकों का निर्माण किया जाता है, क्यों। तो क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे लिखा जाएगा कि अन्य धातुएं भी S ब्लॉक P ब्लॉक की धातुएं, तो अन्य धातुओं की तुलना में या S व P ब्लॉक की धातुओं की तुलना में D ब्लॉक की धातुओं के द्वारा बनाए जाने वाले संकुल यौगिकों की संख्या भी अधिक होती है और उनका स्थायित्व भी अधिक होता है, क्यों। ऐसा क्यों होता है, तो उसके आंसर में क्या रहेगा कि इनके धनायन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। फर्स्ट बात आती है इनकी केटायन साइज की, केटायन साइज। तो इनका केटायन साइज, धनायन का आकार क्या होता है, छोटा होता है S और P ब्लॉक की धातुओं की तुलना में, इस कारण से स्थायी संकुल बनते हैं। सेकंड होता है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर केटायंस के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण से भी ये क्या करती हैं, स्थायी यौगिक बनाती हैं।
थर्ड कंडीशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के लिए जो कंडीशन होती है वही ये रहती है कि धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, उसके ऊपर चार्ज अधिक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है कि धातु के पास पर्याप्त संख्या में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है वो पर्याप्त संख्या में होने चाहिए, जिससे कि वे संकुलन की अभिक्रियाओं में लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से ग्रहण कर सकें। तो इसके अंदर क्या आएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अधिक संख्या में बने और स्टेबल बने, इसके लिए तीन कंडीशन होती हैं। केटायन का साइज छोटा होना चाहिए, केटायन धातु को ही बोल रहे हैं, धातु धनायन। उसके ऊपर चार्ज अधिक होना चाहिए, चार्ज अधिक का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऊंची होनी चाहिए उसकी, और उसके पास पर्याप्त संख्या में खाली या रिक्त कक्षक होने चाहिए, जिससे कि वे संकुल बनने के दौरान लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में आसानी से ग्रहण कर सके। अब ये तीनों ही कंडीशन कौन फॉलो करता है? जो डी ब्लॉक की संक्रमण धातुएं होती हैं वे इन तीनों कंडीशन को फॉलो करती हैं। इस कारण से डी ब्लॉक की धातुओं के द्वारा अधिक संख्या में और अधिक स्थायी संकुल यौगिकों का निर्माण किया जाता है। ये कंडीशन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की धातुओं के द्वारा फॉलो नहीं की जाती हैं। इस कारण से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की धातुएं हैं वो उनके द्वारा बनाए जाने वाले संकुलों की संख्या और उनका स्थायित्व दोनों ही क्या रहेंगे? कम रहेंगे। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट लाइन की जाएगी कि 3D संक्रमण श्रेणी में कोबाल्ट ऐसा तत्व है या कोबाल्ट ऐसी धातु है, जो 27 नंबर पे आता है, कोबाल्ट ऐसी धातु है जिसके द्वारा बनाए गए संकुलों की संख्या और स्थायित्व अधिकतम होता है। तो 3D संक्रमण श्रेणी के अंदर कोबाल्ट एक ऐसी धातु है जिसके द्वारा बनाए गए संकुलों की संख्या और स्थायित्व अधिकतम होता है, और पूरी आवर्त सारणी में कार्बन के बाद में दूसरा तत्व कोबाल्ट ही ऐसा है जिसके द्वारा अधिकतम संख्या में यौगिक बनाए जाते हैं। तो सबसे अधिक संख्या में यौगिक कार्बन के द्वारा बनाए जाएंगे, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे जिसके द्वारा सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाए जाते हैं वो रहेगा कोबाल्ट। ठीक है, ये दो थे इसके अंदर। उसके बाद देखें इसके अंदर क्या आएगा। अब इसमें आते हैं, नोट लगा के एक लाइन लिखें कि कोई एक ही संक्रमण धातु है, जैसे कोबाल्ट होगी, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या बनाता है? संकुल यौगिक बनाता है। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी संकुल यौगिक बनाते हैं। तो नोट में आपको क्या लिखना है कि संक्रमण धातुओं के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बनाए गए संकुल यौगिकों का स्थायित्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था में बनाए गए संकुलों से अधिक होता है। तो क्या रहेगा इसके अंदर नोट में कि संक्रमण कोबाल्ट नहीं, कोई भी संक्रमण धातु हो तो संक्रमण धातुओं के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बनाए गए संकुलों का स्थायित्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था में बनाए गए संकुलों से क्या होता है? अधिक होता है। तो एक ही संक्रमण धातु है, एक कॉम्प्लेक्स में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और दूसरे में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2 है। एक ही धातु का बात चल रही है यहाँ पे। तो उनमें से अधिक स्थायी संकुल कौन सा होगा? वो संकुल अधिक स्थायी होगा जिसमें संक्रमण धातु +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होती है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं, उनमें संक्रमण धातु है वो केंद्रीय धातु परमाणु की तरह कार्य करती है, और उसके साथ में क्या जुड़े हुए होते हैं? लिगेंड जुड़े होते हैं। लिगेंड को हम बेस या अक्षार बोल सकते हैं, और केंद्रीय धातु परमाणु होता है जो कि सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। तो सेंट्रल मेटल एटम है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एसिड बोल सकते हैं। और लिगेंड को क्या बोल सकते हैं? बेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो केंद्रीय धातु परमाणु संकुलन की अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले एसिड होते हैं, और संकुलन की अभिक्रियाओं में लिगेंड होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, और लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या होते हैं? बेस होते हैं। इस कारण से लिगेंड को बेस बोलेंगे और केंद्रीय धातु परमाणु को हम एसिड बोलेंगे। अब जो लिगेंड हैं जिनको हम बेस बोल रहे हैं, अक्षार बोल रहे हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो इसमें रहेगा हार्ड बेस, कठोर अक्षार,
और दूसरे होंगे इसके अंदर सॉफ्ट बेस यानी मृदु अक्षार हो जाएंगे। अब हार्ड बेस जो कठोर अक्षार है उसमें कौन से आते हैं, जिनकी ईएन ज्यादा होती है, ईएन हाई हो और साइज क्या हो, छोटा हो। साइज छोटा हो जिन लिगेंडों का और जिनकी ईएन क्या हो, हाई हो, वे कठोर अक्षार कहलाएंगे। और एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि इसका F नेगेटिव हो गया, N नेगेटिव 3 हो गया, और या फिर हम इसका मान लें O नेगेटिव 2 हो गया। ये सारे के सारे लिगेंड N नेगेटिव 3 हम यहाँ पे NH3 को मान सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, कठोर अक्षार कहलाएंगे, तीनों लिगेंड के रूप में कार्य करते हैं। अब सॉफ्ट बेस या मृदु अक्षार क्या होंगे, तो इसमें इससे अपोजिट करेक्टर्स होंगे। इसमें होगा कि इनकी ईएन क्या होती है, लो ईएन कम होती है, और इनका जो साइज होता है वो बड़ा होगा। साइज क्या होगा, साइज लार्ज बोल देंगे इसको, कि साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ईएन क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे करेक्टर जिससे पाए जाते हैं जिस लिगेंड में, उसको हम सॉफ्ट बेस बोलेंगे। एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा Br नेगेटिव है, वो भी किस में आता है, मृदु अक्षार के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और है इसके अंदर, तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन हो गया सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस में। अब केंद्रीय धातु परमाणु हैं उनका भी क्लासिफिकेशन यदि करें तो केंद्रीय धातु परमाणु का क्लासिफिकेशन भी दो प्रकार से किया गया है। एक तो किया गया इसमें वर्ग ए के धातु आयन, और सेकंड लिखा गया इनको वर्ग बी के धातु आयन। अब वर्ग ए के धातु आयन है वो कौन से रहेंगे, वर्ग ए के धातु आयनों को हम हार्ड एसिड बोलेंगे। हार्ड बोल रहे हैं, एसिड तो इसलिए नाम है ना, धातु आयनों को हम एसिड बोलते हैं। और वर्ग बी के जो धातु आयन हैं उनको हम सॉफ्ट एसिड के नाम से जानते हैं। तो वे धातु आयन जो कि कठोर अक्षार या हार्ड बेस के साथ में क्रिया करते हैं वो सारे वर्ग ए में लिखे जाएंगे। और उसके एग्जाम्पल रहेंगे जैसे स्कैंडियम हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वेनेडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, और मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया। ये सारे के सारे यानी 3D श्रेणी के मैग्नीज तक के जो तत्व होते हैं, मैग्नीज तक की जो धातुएं हैं वो हार्ड एसिड कहलाती हैं, वर्ग ए में रखी जाएंगी। और ये जो वर्ग ए के धातु आयन होते हैं वो कठोर अक्षार के साथ में ही क्रिया करके स्थायी संकुल बनाते हैं। उसके बाद में आता है वर्ग बी के धातु आयन। तो वर्ग बी के धातु आयन क्या कहलाएंगे, सॉफ्ट एसिड कहलाएंगे यानी मृदु अम्ल कहलाएंगे। और मैग्नीज के बाद में जो आते हैं जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, ये सारे के सारे रखे जाएंगे सॉफ्ट एसिड में, मृदु अम्ल में। और ये क्या करते हैं, ये जो सॉफ्ट बेस होता है मृदु अम्ल उसके साथ में क्रिया करके स्थायी संकुल बनाते हैं। तो वर्ग ए के धातु आयन हार्ड एसिड है और ये हार्ड बेस के साथ क्रिया करके स्थायी संकुल बनाएंगे। और वर्ग बी के धातु आयन सॉफ्ट एसिड है, इस कारण से ये सॉफ्ट बेस के साथ में क्रिया करके स्थायी संकुलों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ये था आपका यूनिट फर्स्ट का पार्ट ए केमिस्ट्री ऑफ 3D एलिमेंट्स, ये यहीं पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी, जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ 4D और 5D एलिमेंट्स यानी 4D श्रेणी 5D श्रेणी उन दोनों को एक ही पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि उन दोनों में कुछ है ना आपस में समानताएं पाई जाती हैं। 4D और 5D श्रेणी तत्वों में क्यों पाई जाती है वो भी वहीं पे पढ़ेंगे। समानताएं पाई जाती है इस कारण से उनकी जो कंपेरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन है, वो हम यूनिट फर्स्ट के पार्ट बी केमिस्ट्री ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट्स के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।